गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग तंत्रिका कारिकी जो आपके फर्स्ट पेपर का एक चैप्टर है उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। पिछली बार जब हम तंत्रिका तंत्र पढ़ रहे थे तो हमने आपको तंत्रिका तंत्र का एक परिचय बताया था और ये बताया था कि जो तंत्रिका कोशिका होती है उसकी परासंरचना या अल्ट्रा स्ट्रक्चर क्या होता है, तंत्रिका तंत्र के निर्माण में कितने प्रकार की तंत्रिकीय कोशिकाओं का योगदान होता है। ये पहले दो पार्ट में हमने पढ़ा और अगर आप उसको थोड़ा सा रिकैप करना चाहते हैं तो जो पुराने वीडियो है उसके लिंक हमने भेजे हुए हैं, वो आप देख सकते हैं। नहीं तो मेरा जो चैनल है डॉक्टर जीवी मिश्रा, उस पर भी आप देख सकते हो। तो चलिए अब हम इसके अगले स्टेप में चलते हैं। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी द कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स, यानी जो तंत्रिकीय आवेग है, तंत्रिका में जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कोई भी आवेग कोई जो संचालित होता है, जो 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 मूवमेंट करता है, उसकी कारिकी हम पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इरेटिबिलिटी होती है किसी भी जो उत्तेजना है उसके प्रति रेस्पॉन्ड करना। जैसे कि सीधी सी बात है कि अगर आपके हाथ को कोई चीज टच करती है, कोई चुभती है या किसी प्रकार की खुजली होती है, तो वो चीजें एक ढंग से वो उत्तेजना के स्वरूप आती है और उसके प्रति जो होती है ना एक संवेदनशीलता होती है, जिसको कहते हैं हम इरिटेट होना, है ना। इरिटेट होना, इरिटेबिलिटी मतलब किसी भी जो एक उत्तेजन होता है, उद्दीपन होता है, उद्दीपन कहना चाहिए, उद्दीपन के प्रति संवेदनशीलता जो होती है उसको हम कहते हैं इरिटेबिलिटी। मतलब कहीं आप छुएं, उसको फील करें, तो वो है इरिटेबिलिटी। दिस इज एबिलिटी टू रेस्पॉन्ड टू अ स्टिमुलाई, किसी उद्दीपन के प्रति रेस्पॉन्ड करना, उसके प्रति संवेदित होना, यह जो क्षमता होती है इसको हम कहते हैं इरिटेबिलिटी या उत्तेजनशीलता कहते हैं इसको। दूसरी चीज है कंडक्टिविटी, मतलब चलनशीलता, मतलब दे आर एबल टू ट्रांसमिट द इम्पल्स फ्रॉम वन पॉइंट ऑफ न्यूरॉन टू अनदर, मतलब न्यूरॉन के एक सिरे से लेकर के दूसरे सिरे तक किसी भी आवेग का, संवेग का संचरण कर सकती है, उसका मूवमेंट कर सकती है। और तीसरा कि जितनी भी तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स ऑफ ऑल द न्यूरॉन्स, दे आर इन द पोलराइज स्टेट, जिसको हम कहते हैं रेस्टिंग पोटेंशियल। पोलराइज मतलब ध्रुवीकृत होता है। ध्रुवीकृत मतलब अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे कि ध्रुवीकृत क्या होता है, कि उस कोशिका के अंदर क्या होता है कि नेगेटिव चार्ज होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जस्ट नीचे वाली जो सतह होती है वहां पूरा नेगेटिव चार्ज होता है और उसके बाहर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो जो कोशिका के अंदर का जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव होता है और बाहर जो होता है वो ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होता है। इसको हम कहते हैं रेस्टिंग पोटेंशियल या विरामावस्था का एक विभव कह सकते हैं, विरामावस्था विभव कह सकते हैं। तो ये तीन जो है मुख्य कारिकी जन्य गुण होते हैं, तीन फंक्शनल प्रॉपर्टीज होती हैं न्यूरॉन्स की। तो अब देखिए कि व्हाट इज रेस्टिंग पोटेंशियल। रेस्टिंग पोटेंशियल, रेस्टिंग का मतलब आपको पता है आराम करना, विरामावस्था। उस कंडीशन में जो एक तंत्रिकीय कोशिका होती है उसका विभव क्या होता है, हम उसकी बात करेंगे। बट फर्स्ट वी शुड नो कि ब्रेन मतलब मस्तिष्क, मस्तिष्क और जितने भी न्यूरॉन हैं, जो तंत्रिका कोशिकाएं हैं, दे ऑल आर द इलेक्ट्रिकल ऑर्गन, यानी सारे के सारे विद्युत अंग हैं। यानी वो जैसे विद्युत आवेश के प्रति वो रिस्पॉन्ड करते हैं, उसका परिसंचरण करते हैं। और होता क्या है कि उन न्यूरॉन्स में, जैसे कि घर की तारों में बिजली दौड़ती है ना, घर के जो वायरिंग होती है, इलेक्ट्रिकल वायरिंग, उसी प्रकार से आप ये मान लो कि शरीर की जो वायरिंग होती है वो न्यूरॉन से होती है। इसीलिए क्या होता है कि न्यूरॉन या जो तंत्रिकीय कोशिका होती है वो लंबाई में बहुत ज्यादा होती है। उसका जो एक्सॉन्स होता है बिल्कुल रस्सी की तरह लंबा इसीलिए होता है
ताकि एक वायरिंग बन सके बॉडी में, हर पार्ट तक वो वायरिंग जा सके शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में। और जैसे घर के वायर में इलेक्ट्रिसिटी रन करती है, इन दैट वे जो इलेक्ट्रिकल चार्जेज हैं, जो विद्युतीय आवेश हैं, वो विद्युत आवेश जो है वो शरीर के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में मूव कर सके। लेकिन होता क्या है कि ऑल द सेल्स दैट हैव नॉर्मल मेम्ब्रेन पोटेंशियल, जो सामान्य विभव होता है कोशिका का, उसको हम कहते हैं रेस्टिंग पोटेंशियल। और जब कोई आयन कोशिका के अंदर जाता है या कोशिका से बाहर जाता है, कोई पॉजिटिव या निगेटिव आयन, तो जाहिर सी बात है कि जो रेस्टिंग पोटेंशियल है, जो विरामावस्था का विभव है, वो परिवर्तित होगा। अगर पॉजिटिव चार्ज सेल के अंदर से बाहर आएगा तो जाहिर सी बात है कि अंदर पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा, निगेटिव चार्ज बढ़ेगा, है ना। तो इसी प्रकार से जो आयन्स हैं, जो इलेक्ट्रिकली चार्ज आयन हैं, जो विद्युत आयन है, सोडियम है, क्लोराइड है, पोटेशियम है, इन सब आयन्स का जो मेम्ब्रेन के क्रॉस मूवमेंट होता है ना, इन्हीं मूवमेंट की वजह से उस रेस्टिंग पोटेंशियल में चेंज आता है। इसको थोड़ा सा और हम आगे समझते हैं। जैसे देखिए कि ये आपको न्यूरॉन दिख रहा है, ठीक है। न्यूरॉन का ये साइटोन वाला पार्ट है जिसको हम सेल बॉडी कहते हैं। दिस पार्ट यू आर लुकिंग एट दिस इज एक्सॉन। ये हम पढ़ चुके हैं काफी डिटेल में, इसमें अभी फिलहाल मुझे कुछ बताने की आवश्यकता नहीं। अब मान लीजिए कि ये जो एक्सॉन है उसमें इसका एक साइड वाला मेम्ब्रेन, मतलब एक मेम्ब्रेन अपने को ऊपर वाला ये दिख रहा है, नीचे वाला कि ये मेम्ब्रेन क्या है, बिल्कुल नली की तरह है। तो अब देखिए कि इसके जो मेम्ब्रेन है, नॉर्मली किसी भी कोशिका का जो मेम्ब्रेन होता है आपको पता है कि लिपिड बाइलेयर होता है ना, यानी कि दो वसा के परतों का बना होता है। तो एक वसा की परत ये है, दूसरी वसा की परत ये है। सो दिस इज एक्चुअली द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ अ न्यूरॉन सेल। तंत्रिकीय कोशिका का ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अब आप ध्यान से देखिए कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इस तरफ क्या है, सारे पॉजिटिव साइंस है। पॉजिटिव साइंस मतलब इधर का जो आवेश है, जो अंतिम आवेश है, जो टोटल चार्ज है, वो पॉजिटिव है। यानी कि इधर का जो आवेश है वो, मतलब दिस इज पॉजिटिवली चार्ज साइड, नहीं। और नीचे वाला जो पार्ट आप देख रहे हो, दिस इज नेगेटिवली चार्ज, मतलब इससे माइनस चार्ज आपको दिख रहा है। एंड why it is happening? It happens because there is excess concentration of sodium ion outside the cell. हम इसको शायद कहीं पहले आपको हम बता भी चुके हैं कि सोडियम आयन की जो सांद्रता होती है वो कोशिकाओं के बाहर, कोशिकाओं के अंदर की तुलना में करीब करीब यू कैन थिंक कि करीब 10 गुना, 11-12 गुना ज्यादा होती है। मतलब कि इधर अगर सोडियम आयन की मात्रा 14 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर है तो इधर होता है अप्रोक्सीमेटली 145 के आसपास। पोटेशियम आयन के साथ कहानी उल्टी है। पोटेशियम आयन बाहर लो कंसंट्रेशन में होता है और अंदर की तरफ यह हाई कंसंट्रेशन में होता है। और बेसिकली इस स्थिति को मेंटेन करने का जो काम करते हैं ना, इस स्थिति को मेंटेन करने का काम करते हैं सोडियम पोटेशियम एटीपीएच पंप, जिसके बारे में हम जानते हैं। मतलब होता यह है कि सोडियम लगातार सीप करके अंदर आने की कोशिश करता है या आता भी है, लेकिन वो जो पंप है वो क्या करता है, 2 पोटेशियम अंदर लेता है और 3 पोटेशियम को बाहर निकाल देता है। ये पंप बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे मोटर पंप घर में पानी चढ़ाता है। तो इस पंप की वजह से क्या होता है, स्टेटस मेंटेन होता है, जिसकी वजह से the inside of cell is always negatively charged and outside of the cell is positively charged। तो अब देखें कि स्टेप्स क्या क्या है। सबसे पहले आप ये मानिए कि जब भी कोई कोशिका रेस्टिंग पोटेंशियल में, जैसे ये कोशिका जो है, दिस कोशिका नहीं बल्कि ये जो एक्सॉन का टुकड़ा आपको दिखाया गया, दिस इज एक्चुअली एग्जिस्टिंग इन द रेस्टिंग पोटेंशियल। ये अभी रेस्टिंग पोटेंशियल में है, यानी कि विरामावस्था के विभव में है। जाहिर सी बात है कि बाहर सारे पॉजिटिव चार्ज हैं और अंदर की तरफ नेगेटिव चार्ज है। अब इसमें क्या होता है, इसमें डिस्टर्बेंस लाना पड़ता है। अगर आपको कोई भी तंत्रिकीय मैसेज, तंत्रिकीय संवाद, तंत्रिकीय क्या कहते हैं मैसेज या कोई संवाद
आपको तंत्रिका के एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचाना है। तो उसके लिए इस विरामावस्था के पोटेंशियल को थोड़ा करना पड़ेगा डिस्टर्ब। तो उसके लिए क्या होता है, किसी न किसी प्रकार का एक उद्दीपन आता है। उद्दीपन चाहे टच से हो या देखने से हो, सुनने से हो, हमारी ज्ञान इंद्रियां तरह तरह से उद्दीपन प्राप्त करती हैं, आपको पता है। तो उस उद्दीपन की वजह से क्या होता है कि एक पोटेंशियल जनरेट होता है। तो उस पोटेंशियल जनरेट करने के क्रम में क्या होता है कि बाहर जो सोडियम है ना, और अंदर सोडियम कम था। तो आमतौर पर होता क्या है कि इस मेम्ब्रेन में बहुत सारे सोडियम के चैनल्स होते हैं। मतलब चैनल है, गेट है सोडियम का, जो सामान्य अवस्था में बंद रहता है, लेकिन जैसे ही उद्दीपन आता है तो फॉर द पीरियड ऑफ मिली सेकेंड के अंतराल के लिए ये जो चैनल है ना, ये खुलते हैं, और इसकी वजह से ढेर सारा सोडियम अंदर आता है। अब सोडियम जब अंदर आएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि जो अंदर का चार्ज है वो पॉजिटिव हो जाएगा। अब ये थोड़ा सा क्या हुआ, इसके जो रेस्टिंग पोटेंशियल में ये परिवर्तन हुआ। मतलब पहले क्या था कि सेल के अंदर का जो रेस्टिंग पोटेंशियल था दैट वाज अप्रॉक्सीमेटली -70 मिली वोल्ट। कितना था? -70 मिली वोल्ट, इतना था। अब होता क्या है कि अब इसको हमें डिस्टर्ब करना है। डिस्टर्ब करने के बाद क्या होता है कि जब धीरे धीरे इसमें पॉजिटिव आयन बढ़ने लगते हैं। अब देखिए, अगर हल्का फल्का उद्दीपन है, मतलब हवा जैसे चल रही, यू डोंट फील दैट, ठीक है, या कोई चीज ऐसे स्पर्श करती है तो कई बार हमें टच का पता भी नहीं चलता। तो अगर उस प्रकार का उद्दीपन है जो ज्यादा पोटेंशियल जनरेट नहीं कर पाए, तब तो वो उद्दीपन आगे नहीं बढ़ता। लेकिन अगर ये उद्दीपन एक खास मैग्नीट्यूड का है, एक खास ताकत का है, तो क्या होगा कि अंदर जो है पूरा का पूरा जो है ना, अंदर पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा और बाहर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये जो पार्ट आप देख रहे हो ना, यहां से यहां तक, ये पार्ट जो है ये दूसरे पार्ट से अलग टाइप हो गया पोटेंशियल के मामले में। और जब अंदर, पहले तो मैंने क्या कहा, पहले जो अवस्था थी, दिस वाज द कंडीशन ऑफ पोलराइजेशन। ये पहले जो रेस्टिंग पोटेंशियल था उसमें जो न्यूरॉन था, न्यूरॉन के जो एक्सॉन थे, वो रेस्टिंग पोटेंशियल में थे, पोलराइज्ड कंडीशन में थे, ध्रुवित अवस्था में थे। लेकिन अब क्या हुआ, यहाँ डीपोलराइजेशन हो गया, यानी कि अध्रुवीकरण हो गया, यहाँ पर अध्रुवित अवस्था में आ गए। अब एक बार जब ये अध्रुवित अवस्था में आते हैं तो सोडियम चैनल अगर यहाँ खुला है ना, तो ये क्या होगा कि डाउन द लाइन ये प्रोपेगेट करेगा। ये क्या करेगा, आगे बढ़ेगा। मतलब यहाँ से क्या करेगा, ये आगे वाले सोडियम चैनल को खोलेगा। तो ये जो डीपोलराइजेशन का जो वेव है, जो तरंग है, ये धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू करेगा, क्योंकि इसके साथ वाले जो पोटेंशियल चैनल है वो खुलना शुरू हो जाते हैं। तो अब देखिए क्या लिखा हुआ है, डीपोलराइजेशन है, स्टिमुलस डीपोलराइजेज द न्यूरॉन मेम्ब्रेन। मतलब पहले इनिशियली the neuron was in polarized condition, now the stimulus depolarizes। स्टिमुलस क्या करता है कि उस न्यूरॉन में डीपोलराइजेशन या अध्रुवीकरण की क्रिया करता है। और उसका वजह ये होता है कि ये इसकी वजह से, उस उद्दीपन की वजह से क्या होता है कि सोडियम चैनल खुल जाते हैं, सोडियम तेजी से अंदर जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है, इसके कारण जो न्यूरॉन का पोटेंशियल चेंज होता है, और जो पहले अंदर नेगेटिव चार्ज था वो पॉजिटिव हो गया, और बाहर जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव हो गया। सो दिस इज द प्रोसेस हाउ द डीपोलराइजेशन एक्ट्स। देखिए यही यहाँ समझाया गया है कि यहाँ पर क्या हुआ, ये कंडीशन डीपोलराइज है। और डीपोलराइजेशन नॉर्मली क्या होता है कि एक ही डायरेक्शन में बढ़ता है। तो ये क्या करेगा कि जो डीपोलराइज कंडीशन यहाँ था ना, थोड़ी देर के बाद देखिए यहाँ आ गया ना। और होता क्या है कि जैसे जैसे ये आगे की तरफ बढ़ते हैं, तैसे तैसे क्या होता है कि बाद में ऐसा होगा कि सोडियम के चैनल तो हो जाएंगे बंद, मिली सेकेंड के अंतराल पर ही सोडियम के चैनल हो जाएंगे बंद, और पोटेशियम के चैनल खुल जाएंगे। पोटेशियम अंदर खूब सारा है, जैसे हमने आपको बताया, उसका कंसंट्रेशन अंदर ज्यादा है। तो पोटेशियम जो है वो क्या होगा, वो जब खुलेगा तो पोटेशियम बाहर जाने लग जाएगा। बाहर जाने लग जाएगा मतलब अल्टीमेटली क्या होगा कि सोडियम तो आ नहीं रहा और पोटेशियम तेजी से बाहर जा रहा है। इसका मतलब क्या होगा, फिर से इसके अंदर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और तब तक जो अंदर जो एक्स्ट्रा सोडियम आ गया था उसको पंप अपना बाहर करना शुरू करता है, उसमें टाइम लगता है।
लेकिन फॉर द टाइम बिंग ये पुनः ध्रुवीकरण की अवस्था में आ गया ये पार्ट, और ये धीरे धीरे क्या हुआ कि ये ध्रुवीकरण हो रहा है। ध्रुवीकरण के बाद क्या होगा, फिर ये आगे वाला ये जो डीपोलराइज वाला पार्ट है ये आगे और बढ़ जाएगा, ये रिपोलराइज हो जाएगा, और पीछे क्या होगा कि रिपोलराइजेशन के कारण मेम्ब्रेन फिर रेस्टिंग पोटेंशियल में आ जाएगा। मतलब जो एक्सॉन में क्या होता है कि इस क्रम में इसी प्रकार से एक पोलराइजेशन डिपोलराइजेशन का एक वेव बनता है, जिसकी वजह से न्यूरॉन में कोई मैसेज एक से दूसरे सिरे तक, यहां से यहां तक पहुंच पाता है, साइटोन से लेकर के टीलोडेंड्रॉन तक पहुंच पाता है। तो अब क्या लिखा हुआ है कि व्हेन अ एक्शन पोटेंशियल स्टार्ट्स इट इज प्रोपेगेटेड ओवर द इंटायर न्यूरॉन। जब भी कोई एक्शन पोटेंशियल यानी कि इसको क्या कहेंगे, कोई क्रियात्मक विभव शुरू होता है तो ये पूरे न्यूरॉन में जाता है, क्योंकि होता क्या है, पॉजिटिव आयन तेजी से अंदर जाते हैं। द पॉजिटिव आयन एंटर्स, यानी कि इसको आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, जैसे मैं बोल रहा हूं इसका आप नोट्स बना सकते हो सॉरी। ये पॉजिटिव आयंस कोशिका के अंदर जाने लगते हैं, और इसकी वजह से क्या होता है कि जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है सेल का वो बढ़ता है, फिर मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव होता है, ऑब्वियस सी बात। और ये तब तक इंक्रीज होता रहेगा जब तक कि थ्रेशोल्ड पोटेंशियल नहीं आ जाए, और थ्रेशोल्ड पोटेंशियल जैसे ही आता है तैसे ही क्या होता है कि एक जो वोल्टेज गेटेड चैनल जो है ना वो खुल जाते हैं, और इसकी वजह से सोडियम कम रशिंग इनटू द न्यूरॉन। सोडियम तेजी से अंदर की तरफ घुसता है ना, और सेल बॉडी में घुसता है। इसकी वजह से क्या होता है, सेल अंडरगोज द प्रोसेस ऑफ डीपोलराइजेशन, अध्रुवीकरण की क्रिया होती है। जो ध्रुवित अवस्था में जो न्यूरॉन था, जो एक्सॉन, वो अध्रुवीकृत हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि उसका जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो चेंज होता है। अब इसमें रेस्पॉन्स जो होता है ऑल ऑफ नन होगा। किसी भी इसके एक्शन पोटेंशियल के प्रोपेगेशन के लिए क्या होगा कि रेस्पॉन्स या तो होगा या नहीं होगा। अगर एक बार डिपोलराइजेशन स्टार्ट हो जाएगा तो वो एक समय तक वो बना रहेगा। डिपोलराइजेशन की क्रिया एक समय तक बनी रहेगी, वो छोटी बड़ी नहीं हो सकती। कितनी बार डिपोलराइजेशन होगा ये चेंज हो सकता है, लेकिन डिपोलराइजेशन का जो पोटेंशियल जनरेशन है, जो एक्शन पोटेंशियल का जो जनरेशन है, वो जितने समय तक रहना है वो रहेगा। इसको हम कहते हैं ऑल और द नन पोटेंशियल। तो देखिए ये मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, देख रहे हो आप, और इसमें आप क्या देख रहे हो कि ये है मेम्ब्रेन पोटेंशियल। तो सबसे पहले इनिशियली मेम्ब्रेन पोटेंशियल कितना था, -70। ये पोटेंशियल धीरे धीरे चेंज होना शुरू हुआ, और एक बार जब ये थ्रेशोल्ड, मतलब एक मिनिमम होता है ना कि किसी भी चीज को हिलाने के लिए एक मिनिमम फोर्स की जैसे आवश्यकता पड़ती है, तो एक उसको कहते हैं थ्रेशोल्ड। किसी चीज को, पानी को भी उबलने के लिए सर्टेन टेम्परेचर की आवश्यकता है, थ्रेशोल्ड टेम्परेचर। तो कहने का मतलब ये है कि जब थ्रेशोल्ड एक्साइटेशन हो जाता है तब ये तेजी से जो डिपोलराइजेशन की क्रिया होगी। डिपोलराइजेशन मतलब जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल इट स्टार्ट्स फ्रॉम द नेगेटिव बट इट रीचेज अप टू +30 मिलीवोल्ट, ठीक है। और वहां से फिर क्या, एक बार जब पीक हो जाता है पोटेंशियल का, जब +30 तक ये चला जाता है, उसके बाद क्या होता है कि फिर सोडियम चैनल हो जाते हैं बंद, पोटेशियम चैनल खुल जाते हैं। पोटेशियम चैनल खुलने के कारण जो अंदर का पोटेशियम आयन है, जो पॉजिटिव आयन है, कोशिका के बाहर जाने लगेगा, और बाहर जाने के बाद क्या होगा कि धीरे धीरे फिर अंदर नेगेटिव चार्ज आने लग जाएगा। ये क्रिया होगी रिपोलराइजेशन। रिपोलराइजेशन होते होते क्या होता है कि एक क्रिया होती है हाइपर पोलराइजेशन, मतलब कि जो एक्शन रेस्ट पोटेंशियल है मेम्ब्रेन का वो -70 से भी नीचे चला जाता है, और इस कंडीशन में ये किसी भी प्रकार के स्टिमुलस से रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, ठीक है। मतलब एक अवस्था आती है यहां से लेकर के यहां तक की, जो कि कहलाती है रिफ्रैक्टरी पीरियड। मतलब इस दौरान कितना भी पोटेंशियल आप, कितना भी आप किसी प्रकार का उद्दीपन देते रहो, उस जो न्यूरॉन्स है उसका जो उद्दीपन है वो नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। तो ये लिखा हुआ है क्या कि एक्शन पोटेंशियल सेंड डाउन द एक्सॉन, ये मैंने बता चुका कि ये फेज डिपोलराइजेशन हुआ। डिपोलराइजेशन के बाद जब सोडियम पोटेशियम आयन रस आउट होने लगता है, सोडियम चैनल बंद हो जाते हैं, तो फिर रिपोलराइजेशन होता है। रिपोलराइजेशन के बाद क्या, ये क्यों होता है, ये लिखा हुआ है
when the membrane potential increases to a certain level, जब membrane potential certain level मतलब +30 मिलीवोल्ट तक चला गया तो वोल्टेज गेटेड, इसमें जो चैनल्स होते हैं सोडियम और पोटेशियम ये वोल्टेज गेटेड होते हैं, किसी खास वोल्टेज पर ये खुल जाते हैं, किसी खास वोल्टेज पर ये बंद हो जाते हैं। जैसे जैसे सोडियम था, सोडियम के चैनल करीब करीब -5 -10 के आसपास खुल गए थे, और जैसे +30 आया पोटेशियम के चैनल खुले, सोडियम चैनल बंद हो गया। तो किसी खास वोल्टेज पर ये खुलते हैं और बंद होते हैं। इसीलिए इस प्रकार के जो चैनल्स होते हैं इसको हम क्या कहा जाता है, इसको हम कहते हैं वोल्टेज गेटेड चैनल, है ना। इसको हम क्या कहेंगे, वोल्टेज गेटेड चैनल, ठीक है, वोल्टेज गेटेड चैनल। अब क्या होता है कि जब चैनल खुलते हैं तो ये कहानी आपको हम बता चुके हैं कि पोटेशियम आयन बाहर जाता है और फिर जो क्या कहते हैं इसकी वजह से रीपोलराइजर के बाद क्या होता है, थोड़ी देर के बाद जो सोडियम और पोटेशियम पंप है वो क्या करता है कि इसका ओरिजिनल पोटेंशियल जो होता है उसको मेंटेन कर लेता है, और इसके लिए एटीपी की आवश्यकता पड़ती है। और आपको पता है कि सोडियम पोटेशियम एटीपीएच पंप कैसे काम करता है, ये हम फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं और पहले भी हम आपको बता चुके हैं। The same thing has been repeated here. See, देखो, वोल्टेज डिपेंडेंट पोटेशियम चैनल्स ओपन्स, पोटेशियम अंदर गया, ठीक है ना, पोटेशियम अंदर गया, सॉरी पोटेशियम बोल रहा हूं मैं फिर गलती से, सॉरी, सोडियम आयन क्या हुआ, सोडियम आयन अंदर गया जिसकी वजह से अंदर पोलराइजेशन हो गया। फिर एक खास पीक पर पहुंचने के बाद क्या हुआ कि पोटेशियम के चैनल खुल गए जिसकी वजह से पोटेशियम बाहर जाने लगा, रीपोलराइजेशन हो गया। और फिर रीपोलराइजेशन के बाद रीपोलराइजेशन बहुत मतलब आगे भी बढ़ जाता है, इसको हम हाइपर पोलराइज करते हैं। और पोलराइज कंडीशन के बाद फिर एक कंडीशन आता है जब मेम्ब्रेन रेस्टिंग पोटेंशियल में आ जाता है। सो ये इस प्रकार से इसकी साइकिल चलती है। हाइपर पोलराइजेशन इज व्हेन द मेम्ब्रेन पोटेंशियल बिकम्स मोर नेगेटिव देन द रेस्टिंग पोटेंशियल। किसी समय में क्या होता है कि वो रेस्टिंग पोटेंशियल से भी ज्यादा नेगेटिव हो जाता है। फिर एक चीज अभी हमने आपसे बात करी थी, रिफ्रैक्टरी पीरियड। ये टाइम होता है किसी भी ऑर्गन में जब जो एक्शन पोटेंशियल है, जो 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 डिपोलराइजेशन की क्रिया है वो स्टार्ट नहीं हो सकती एक सर्टेन टाइम तक। एक बार जब डिपोलराइजेशन हो गया तो एक सर्टेन 1 या 2 मिली सेकेंड्स तक क्या होगा कि दोबारा आप चाहे जितना भी उद्दीपन दो वो क्रिया नहीं होगी। और ये जो बीच का जो एक समय अंतराल है, जो टाइम इंटरवल है, उसको हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव पीरियड। द पीरियड of the time during which organ or the cell is incapable of repeating the particular action against the stimulus, ठीक है। और ये रिफ्रैक्टरी पीरियड यूजुअली 1 to 2 मिलीसेकेंड that provide neuron to time to recover and prepare for the next potential propagation, कि अगले पोटेंशियल प्रोपेगेशन के लिए वो न्यूरॉन्स को समय देता है। तो एक्शन पोटेंशियल के साथ साथ क्या क्या प्रॉपर्टी है? पहली बात तो ये है कि इसमें थ्रेशोल्ड होता है। एक थ्रेशोल्ड का मैं मतलब देख के बताऊं आपको, थ्रेशोल्ड की हिंदी क्या होती है ना। मतलब ये एक मिनिमम फोर्स है, मिनिमम चीजें हैं जिसकी जितना होना चाहिए, है ना। तो थ्रेशोल्ड का जो मतलब होता है वो होता है आमतौर पे एक सीमा होता है, सीमा रेखा होती है। उस सीमा रेखा तक कोई भी फोर्स, कोई भी टेम्परेचर, कोई भी एक्शन जो पोटेंशियल है, अगर वहां तक नहीं आएगा तो उस जो 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 प्रोपेगेशन है, जो पोलराइजेशन डिपोलराइजेशन का जो वेव है, वो न्यूरॉन के एक सिरे से दूसरे सिरे की तरफ मूव नहीं करेगा। यानी डिपोलराइजेशन की क्रिया प्रॉपरली होगी नहीं है जब तक कि एक थ्रेशोल्ड ऑफ एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा। और अभी आपने ग्राफ में देखा था, मतलब ये क्या होता है, दिस इज द मिनिमम लेवल ऑफ स्टिमुलस। एक क्या है कि किसी भी उद्दीपन का एक निम्नतम स्तर है जो होना चाहिए डिपोलराइजेशन होने के लिए। एक जो उद्दीपन है उसका एक खास उसकी तीव्रता होनी चाहिए, एक खास स्तर होना चाहिए, उससे कम में वो डिपोलराइजेशन की क्रिया स्टार्ट नहीं करेगा। दूसरी बात, ऑल और नथिंग, मतलब हर एक्शन पोटेंशियल जो होता है सेम साइज के ही होते हैं। ऐसा नहीं होगा कि किसी एक्शन पोटेंशियल में ऐसा होगा कि वो +30 से ज्यादा +70 +80 नहीं चला जाएगा। एक्शन पोटेंशियल सेम टाइम के होते हैं, चाहे कि स्टिमुलस की इंटेंसिटी कितनी भी हो, कैसा भी तेज उद्दीपन हो, है ना।
तो इसमें एक्शन पोटेंशियल सारे सेम साइज के होते हैं। और ये होता क्या है कि अगर तेज ज्यादा उद्दीपन होगा तो क्या होगा कि नंबर ऑफ इंपल्सेज बढ़ जाएंगे, मतलब डीपोलराइजेशन और पोलराइजेशन की जो क्रिया है ना वो कई बार रिपीट हो जाएगी अगर उसमें जो 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 उद्दीपन है वो थोड़ा स्ट्रांग है। लेकिन उसका जो मैग्नीट्यूड है, उसका जो आकार है वो सेम होगा। और रिफ्रैक्टिव पीरियड करीब करीब 1 मिलीसेकंड का होता है, और क्या होता है हम आपको बता चुके है ना। ये अच्छा, दूसरी चीज हमने आपको ये बता दिया कि जो इम्पल्सेस हैं ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, और ये इंश्योर करता है रिफ्रैक्टिव पीरियड। ठीक है, कि पोलराइजेशन डीपोलराइजेशन की जो वेव है, जो तरंग है, वो तंत्रिका में हमेशा ये होगा कि साइटोन से टिलोडेंड्रॉन की तरफ जाएगा, मतलब वो एक दिशा से दूसरी दिशा ही जाएगा, बाई डायरेक्शनली उल्टी दिशा में वो नहीं जाएगा। ठीक है, उसके बाद हाँ, एक होता है साल्टेटरी मूवमेंट। साल्टेटरी मूवमेंट में क्या होता है कि आपने देखा था कि माइलिन शीथ होता है एक्सॉन के ऊपर, जब हमने तंत्रिका कोशिका पढ़ी थी, और उसके बीच बीच में क्या होता है जिसको हम कहते हैं नोड ऑफ रेनवियर। ये सारी चीजें आप हाई स्कूल में पढ़ चुके हो। तो उसमें क्या हो जाए, एक्शन पोटेंशियल का जो मूवमेंट होता है ये एक नोड ऑफ रेनवियर से दूसरे नोड ऑफ रेनवियर तक होता है, और इसको हम कहते हैं साल्टेटरी कंडक्शन, साल्टेटरी मूवमेंट। ये स्वान सेल है जो रैप होकर के इसने माइलिन शीथ बना लिया है। चलिए इसको अगले स्लाइड में समझते हैं। तो माइलिनेशन एंड साल्टेटरी मूवमेंट, माइलिन्स एक्ट एज द इंसुलेटर। अब अगर एक तंत्रिका कोशिका जो है एक विद्युत अंग के रूप में काम कर रही, तो जाहिर सी बात है कि अगर विद्युत का आप कुचालक दे देंगे तो क्या करेगा, विद्युत आवेश के आवागमन को रोकेगा, है ना। जैसे घर में बिजली के तार पे क्या होता है, वो प्लास्टिक का कवर चढ़ा होता है, इंसुलेटर चढ़ा होता है, आप जानते हो, कुचालक को चढ़ा होता है। तो माइलिन जो होता है वो कुचालक का काम करता है, और जो एक्सॉन होता है उसमें एक्शन पोटेंशियल जो होता है एक नोड ऑफ रेनवियर से दूसरे नोड ऑफ रेनवियर तक ही जाता है, और इसका मतलब ये जंप करते हैं एक से दूसरे नोड तक, इसको हम कहते हैं साल्टेटरी मूवमेंट। इसके कारण क्या होता है कि जो इंपल्स है वो बड़ा तेजी से मूव करता है। मतलब आप यूं समझिए कि जो अनमाइलेटेड न्यूरॉन्स है उसमें एक सेकेंड में जो इस क्या कहते हैं नर्व कंडक्शन का जो स्पीड होता है, जो तंत्रीय संचालन की जो गति होती है, वो बिना माइलिन के वाले या अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन्स में 2 मीटर पर सेकंड, एक सेकंड में 2 मीटर जा सकता है, जबकि जो माइलिनेटेड न्यूरॉन्स है इसमें 200 मीटर पर सेकंड ये जा सकता है। और ये नोड टू नोड चलता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो इंपल्स है उसकी इंटेंसिटी, उसकी तीव्रता कम नहीं होती, और इसी वजह से क्या होता है कि ज्यादा डिस्टेंस तक ये सफर करते हैं। और दूसरी बात कि इसमें एनर्जी का लॉस कम होता है ना, इसमें ऊर्जा का क्षय कम होता है, और इसलिए क्या होता है कि जो सोडियम और पोटेशियम आयंस हैं इसकी जो रेस्टोर करने के लिए सोडियम पोटेशियम आयंस की मात्रा कम लगती है। तो ये होता है माइलिनेटेड न्यूरॉन के द्वारा। तो इसी के साथ आज का ये वाला चैप्टर हम खत्म करते हैं। थैंक यू।